नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 मई और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। हिरोशिमा दुनिया का पहला शहर था जहां परमाणु हथियार से आक्रमण किया गया था। पोट्सडैम घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और चीन द्वारा 1945 में जारी की गई थी, जिसमें जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का आह्वान किया गया था। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का जो पीस मेमोरियल म्यूजियम है, यहां पर जाके जिन्होंने भी इस त्रासदी में अपनी जान दी थी उनकी शांति के लिए यहां पर प्रार्थना करी है। इस वजह से ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 अगस्त 1945 की बात कर लें और दूसरी डेट है 9 अगस्त। 6 अगस्त की बात करते हैं तो ये हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था, और 9 अगस्त की बात करते हैं तो नागासाकी पर। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। और इसी के बाद जो जापान था उसको सरेंडर करना पड़ा था। जो पोट्सडैम डिक्लेरेशन है ये इसीलिए करा गया था ताकि अनकंडीशनल सरेंडर हो सके जापान का। तो देखिए, लिखा हुआ है कि हिरोशिमा दुनिया का पहला शहर था, तो ये एकदम सही कथन है और दूसरा कथन भी यहां पर सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन यहां पर सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, इसका पता लगाना है। पहला कथन है, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। 1989 के अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के पात्र नहीं होंगे। देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 है, ठीक है, इसमें आपको पता है कई बार संशोधन भी हुए। तो इसमें सबसे पहले जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना दिया था, उसमें साफ साफ कहा था कि जो भी गिरफ्तारी होगी यानी कि अरेस्ट होगा, उसके पहले प्राथमिक जांच जो होती है ना, वो जरूरी नहीं है। दूसरा, यहां पर यह भी क्लॉज एक लगाया गया था कि गिरफ्तारी से पूर्व कोई भी अथॉरिटी से जो अनुमति होती है ना, परमिशन, ये लेना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी कथन के तौर पे पूछा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला कथन, प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ये पलट दिया गया है। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 1989 के अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के पात्र नहीं होंगे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किस संवैधानिक पद के लिए शपथ के प्रारूप शामिल है। आपके सामने ये संवैधानिक पद दे रखे हैं, इसको करने का प्रयास करिए। अब जैसा कि आपको पता है, कर्नाटका के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो रहा है, तो यहां से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थर्ड शेड्यूल यानी कि तीसरी अनुसूची में कौन कौन से पद ऐसे हैं जिनके लिए शपथ कंपलसरी है, या फिर कहें कि जिनके शपथ का विवरण हमारे संविधान के अंतर्गत दे रखा है। तो जितने भी मंत्री होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, कैग होते हैं, स्टेट के राज्य मंत्री होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो इनके लिए ओथ कंपलसरी है। तो अब अगर ऑप्शन पर नजर डालें तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, तीसरा, चौथा और छठा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। उप मुख्यमंत्री या डिप्यूटी सीएम आप कह सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनके संदर्भ में कौन से कथन यहां पर सही हैं। उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है और कैबिनेट मंत्री के पद के समतुल्य है। आधिकारिक फाइलें उप मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जाती हैं। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अब देखिए, यहां पर आपको पता है कर्नाटका में अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पे चर्चा करी थी, तो यहीं पर डिप्टी सीएम जो है उसके पद पर डी के शिवा कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। तो उससे डिप्यूटी सीएम का जो पोस्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो डिप्यूटी सीएम की पोस्ट है वो संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका जिक्र कहीं भी नहीं है। परंतु जो इनकी रैंक होती है या फिर इनकी पे की बात करें या और जो इनकी पर्क्स वगैरह होती हैं, ये सब कुछ एक कैबिनेट मंत्री के बराबर रखी जाती हैं। इनको कोई भी फाइनेंशियल पावर या आर्थिक शक्ति की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा नहीं मिली होती है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। आधिकारिक फाइलें जो होती हैं वो जरूरी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री के माध्यम से ही सीएम को पहुंचाई जाएंगी, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं करी जाती है, इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा एज ए ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह नियुक्ति करी जाती है, बट चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर इनकी नियुक्ति करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करना है। ये आपके सामने अधिनियम है, बताना है आपको कि इनमें से कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो जीव विविधता संरक्षण की ओर अग्रसर हैं। अब देखिए, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम
1947 की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा होता है जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो इनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, या फिर कुछ मेडिसिनल जो औषधि पौधे होते हैं इनके ऊपर ना हाई कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि इसके ट्रेड को थोड़ा सा प्रतिबंधित करा जा सके। और जाहिर सी बात है, जो भी ये प्लांट्स वगैरह होते हैं ये सब कैसे होते हैं, जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। खनिज एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है या कोई फॉरेस्ट एरिया है उसके आसपास जो माइनिंग करी जाती है, ठीक है, तो इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से। माइनिंग करने पे आप खुद ही सोच के देखो कि आसपास का जो एरिया उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उस ऑल्टरेशन को रोकने के लिए हम लोग माइनिंग को विनियमित करते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की बात होती है तो ये भी एकदम सही है, इसमें भी कस्टम ड्यूटी को अप्लाई करा जाता है ट्रेड में। भारतीय वन अधिनियम, इसमें तो वन स्वयं में ही आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बेसिकली इसी में प्रोसीजर लिखा होता है कि किस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पर, तो ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के द्वारा विनियमित करी जाती हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस जो हैं, चारों अधिनियम ये जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। इसमें देखिए कैपिटल पनिशमेंट के बारे में एक आर्टिकल आया है, जहां पर बात हो रही है मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन की। केरला हाईकोर्ट ने ना अभी एक ऑर्डर दिया है। इसमें क्या है कि 2 लोगों को यहां पर डेथ पेनाल्टी दी गई थी, यानी कि मृत्युदंड की सजा हुई थी, बट केरला हाईकोर्ट ने यहां पर बोला है कि इनके बारे में पहले मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन आप कर लो, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो हम देंगे। अब देखिए इसको हिंदी में शमन जांच के शब्द से भी देखा जाता है। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो 2 व्यक्ति हैं जिनको मृत्युदंड की सजा दी गई है ना, इनके बारे में इनका पर्सनल लाइफ, इनकी एज, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, कौन कौन इनके घर में है, वो लोग करते क्या हैं, इनका सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, जहां पर भी ये रहते होंगे तो आसपास के लोगों के साथ इनके कैसे रिलेशन थे, प्लस इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा है, क्या इन्होंने पहले से कोई अपराध करे हैं कि नहीं करे हैं, इनके एम्प्लॉयमेंट की क्या हिस्ट्री रही है, यानी कि पहले ये कहीं जॉब करते थे तो वहां पर इनका कैसा बिहेवियर रहता था, या फिर इनका क्या पहले भी कोई साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रही है कि पहले से ही इनके दिमाग में इस तरीके की जो धारणाएं हैं वो पहले से मौजूद थी। तो इतने सारे एनालिसिस के बाद यहां पर इसको बोला जा रहा है मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन। इसका इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा और फिर फाइनली यहां पर सजा सुनाई जाएगी। तो इसको याद रखिएगा कि मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रावधान है ये मृत्युदंड के पहले यहां पर एक ये भी अवसर होता है कि इसको इन सब चीजों की पॉइंट की जांच करना और उसके बाद फाइनल रिजल्ट देना। अब देखिए जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा द हिंदू में हम लोगों ने चर्चा भी करी थी इसके ऊपर। बाकायदा जो हमारा केंद्र सरकार है इन्होंने एक समिति बना रखी है जो ये चेक करेगी कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड देना चाहिए भी कि नहीं ये, और अगर देना चाहिए तो इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। आप बोलोगे आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन से क्या मतलब है। देखिए अभी भारत के अंदर अगर मृत्युदंड की बात करेंगे तो वो फांसी होती है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, यानी कि इस तरीके से मृत्युदंड देने पर ना जो व्यक्ति है उसको काफी ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो इस फांसी का क्या कोई और विकल्प हो सकता है, तो इसके बारे में यहां पर एक समिति का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा अगर आप और इतिहास में देखोगे ना तो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का। तो इसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना ये निर्णय दिया था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ये बिल्कुल होनी चाहिए, बट इसके लिए यहां पर एक शब्द यूज हुआ था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी कि दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड की जो सजा है वो देनी चाहिए। और दूसरा एक केस बहुत फेमस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का। इसमें भी यहां पर निर्णय लिया गया था कि देखिए जैसे आर्टिकल 21 होता है, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमारी जो जीवन जीने का अधिकार है, और दूसरा जीवन कैसे जीना है, गरिमामय जीवन जीना है। तो यहां पर इसको बोला गया है कि जो मृत्यु होती है ना वो भी कैसी होनी चाहिए, गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो फांसी होती है ना, हैंग टिल डेथ, तो उसमें क्या होता है एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, तो इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाले जाने चाहिए। जैसे कि यहां पर एक सॉल्यूशन की बात होती है लीथल इंजेक्शन, यानी कि एक ऐसा प्रभावशाली इंजेक्शन उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करा जाना चाहिए जिससे तत्काल रूप से उसकी मौत हो जाए, या फिर शूट। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जिसके ऊपर विचार हो रहा है। तो अब देखते हैं ये समिति क्या निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए
ये इस आर्टिकल में मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट था, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा ये क्या होता है। चलिए आज आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला मेरे को कमेंट करके बताइए अरब लीग क्या है, और दूसरा प्रश्न है CDRI ये क्या है और ये क्या काम करती है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सत्र आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के नेक्स्ट सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।